हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत-बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से एक वैकेंसी आई है आरबीआई असिस्टेंट की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन-कौन फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका फॉर्म फ़ी क्या रहने वाला है, आपका जो सिलेक्शन है वो कितने चरणों में होने वाला है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपका जो फॉर्म है वो ऑफ़लाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन, तो इन्होंने साफ-साफ बताया है कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in, इसी पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो 13 सितंबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 के बीच में भरा जाएगा। यानी ये रहा आपका फॉर्म फिलिंग का डेट, ठीक है? यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, यानी आपका स्टार्टिंग डेट 13 सितंबर 2023 है और लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2023 है। अगर बात करें आप कैसे जो है पेमेंट कर सकते हैं इस फॉर्म का, तो आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना होगा। आप चालान वगैरह कटा के जो है फॉर्म का जो है पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। ये भी आप 13 सितंबर 2023 से अक्टूबर यानी 4 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यानी पेमेंट का भी डेट यही रहने वाला है। आपको एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात ये बता दूँ कि यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है और करेक्शन करने के लिए भी आपको कोई भी टाइम नहीं मिला है। यानी आप जब भी फॉर्म को भरें तो अच्छा से देखें, अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उसको एक बार दो बार अच्छे से देख लें, मिला लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप एक बार उसको गलत भर देते हैं तो आपको करेक्शन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप बाद में उसको करेक्शन कर लें, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपको पेमेंट जो है 4 अक्टूबर से पहले कर लेना है और आपको फॉर्म भरते समय अच्छा से उसको देख के फॉर्म को भरना है। अगर बात करें तो इन्होंने प्री के लिए जो टेंटेटिव डेट दे रखा है, वो दे रखा है 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। देखिए, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस ये अपने टाइम के बहुत पक्के होते हैं। ये जो डेट निकाल लेते हैं प्री का, मेंस का, उस पे ये एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो ये टेंटेटिव है, ये मेबी मतलब 1 या 2 दिन इधर-उधर होगा, लेकिन ये ऑन टाइम आपस आपसे एग्ज़ाम ले लेंगे। यानी अगर अक्टूबर 21, 2023 इन्होंने बता रखा है, तो आपको ये अक्टूबर 21 को जो है एग्ज़ाम ले ही लेंगे। यानी आपका ये प्री का एग्ज़ाम 2 दिन होने वाला है। एक तो 21 अक्टूबर को और दूसरा 23 अक्टूबर को। इसके साथ इन्होंने मेंस के लिए भी टेंटेटिव डेट निकाल रखा है। इन्होंने बताया कि ये 2 दिसंबर 2023 को आपसे मेंस का भी एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ये तो रहा इम्पोर्टेंट डेट, जिसमें आप ये याद रखिए कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का 13 सितंबर 2023 है और लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2023। फ़ी पेमेंट का भी यही है, 13 सितंबर से आप फ़ी पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे और आप 4 अक्टूबर से पहले-पहले तक आप पेमेंट कर दीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए प्री के जो टेंटेटिव डेट है वो 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर है और मेंस के लिए यहाँ पे आपको 2 दिसंबर का टेंटेटिव डेट दे रखा है। आपको करेक्शन करने के लिए या बाद में पेमेंट करने के लिए कोई भी गेटवे या एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ आप अब ध्यान में रखिएगा। आगे हम बढ़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें कि और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल दे रखी है कि किस स्टेट में कितना है, या सिटी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस सिटी में कितना पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रैंड टोटल यहाँ पे 450 पोस्टें हैं और यहाँ पे 11 कहने का मतलब है कि जब पिछली बार इन्होंने एग्ज़ाम लिया था और उस टाइम बहुत से लोगों ने कुछ ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ दिया था, यानी 11 पोस्ट जो है यहाँ पे ये पहले से रिक्त है, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिटायर हो गए होंगे, तो उनकी यहाँ पे पोस्ट बता रखी है। तो 450 प्लस 11 ये एक्स्ट्रा है, वो इसी में वो भी इसको फिल कर लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें कि यहाँ किस सिटी में या किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई में सबसे ज़्यादा है, 101 यहाँ पे पोस्टें हैं, ठीक है? आप कैटेगरी वाइज़ देख सकते हैं कि हाँ, किस कैटेगरी के लिए इन्होंने कितनी पोस्टें निकाल रखी हैं। अगर बात करें सेकंड लास्ट सबसे ज़्यादा किसमें है, तो बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 58 पोस्टें हैं। उसके बाद आप देखेंगे कानपुर और लखनऊ में कितनी पोस्टें हैं। कानपुर और लखनऊ में यहाँ पे आपको 55 सीटें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दिल्ली में 28, पटना में 10, हैदराबाद में 14, ठीक है, गुवाहाटी में 13, चंडीगढ़ में 21, भुवनेश्वर में 19, यानी अगर आप ग्रैंड टोटल करेंगे तो यहाँ पे 450 पोस्टें हो रही है, ठीक है। तो ये तो रहा आपकी वैकेंसी की डिटेल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि ये जो वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है, आप इसमें भोपाल का भी 2 पोस्ट है, ठीक है? और रायपुर के लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट है। भोपाल इंक्लूड 2 वैकेंसी ऑफ रायपुर, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है आपको भोपाल में जो यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसी दिख रही है, इसमें 2 वैकेंसी जो है रायपुर के लिए है। जो चंडीगढ़ है वो शिमला की 4 वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, तो आप चंडीगढ़ में देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। उसके साथ यहाँ पे आप इसमें से 4 वैकेंसी जो है शिमला का निकाल देंगे, तो वो टोटल आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में। आपको एक और बात बता दूँ कि आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है प्री और मेंस के बाद लैंग्वेज टेस्ट का। वो बेसिकली इसलिए होगा कि अगर आप किस राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस भी राज्य में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यानी आपको लोकल लैंग्वेज उस स्टेट का आ रहा है, आने का मतलब है कि आप उसको बोल लेते हैं अच्छे से, समझ लेते हैं अच्छे से और उसको लिखते हैं अच्छे से, तभी आप उस स्टेट में अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका जो होम स्टेट होगा उसी में अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका जो तीसरा एग्ज़ाम होगा वो लैंग्वेज टेस्ट का होगा और उसमें अगर आप पास होंगे तभी आपको जॉइनिंग भेजा जाएगा। अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपको जॉइनिंग नहीं भेजा जाएगा। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि जब भी फॉर्म भरें तो ये इंश्योर कर लें कि आपको जिस स्टेट में आप भरना चाहते हैं उस स्टेट का लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आगे बात करें, इम्पोर्टेंट डेट हो गई और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हो गई। आगे हम आते हैं तो देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप तो एलिजिबल हैं ही। उसके अलावा नेपाल, भूटान, ठीक है, तिब्बत वगैरह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इनकी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है। अगर इसको आप फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई करेंगे, अगर नहीं फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका जो है 20 से लेकर 28 ईयर के बीच में होना चाहिए। यानी आप मिनिमम 20 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 28 साल के होने चाहिए। यानी अगर आप 2/9/1995 से 1/9/2003 के बीच में अगर जन्म लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। यानी इसके बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। इससे पहले या इसके बाद के हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्योंकि ये अपने जो डाटा है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं। इन्होंने अगर एक बार बोल दिया कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि इनका जो क्राइटेरिया है 50% रहता है कि अगर आपका डिग्री 50% पे है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसका अगर 49.99 आया है और हम लोग मैथ में जो है ना 99 को क्या करते हैं उसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं, 50 मान लेते हैं मैथ्स वगैरह में, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलने वाला है। आपका अगर 49.99 है तो वो 49.99 ही माना जाएगा, 50 नहीं माना जाएगा। आप उसको नहीं भर सकते फॉर्म का, ठीक है? क्योंकि इनका जो डाटा है ये बताता है कि एग्ज़ैक्ट डाटा इतना है और आप यहाँ पे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अगर आप ये सोचें कि हाँ, आपका अगर जन्म 1/9/1995 का हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर दें, तो आप नहीं भर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया है कि 2/9/1995 से लेकर 1/9/2003 के बीच में अगर कोई बच्चा जन्म लिया है, तो ही वो इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का अलग-अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग-अलग एज रिलैक्सेशन है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का आप देख सकते हैं अच्छा से कि हाँ किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। आगे अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उन्होंने ये बताया कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और वो मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में और 50% है। 50% मीन्स 50% तो आप एलिजिबल है। अगर 49.99 भी है ना तो आप उसको नहीं भर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है उसके साथ आपको जो है जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर अगर आप आगे आएँगे तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका जो परसेंटेज है, ठीक है, 49.99 है, विल बी ट्रीटेड एज़ लेस देन 50%, वो उसको 50% से नीचे ही ट्रीट किया जाएगा। उससे ज़्यादा इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा कि हाँ, इक्वल टू 50%। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे आप आएँगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया है जैसे कुछ लोगों का सीजीपीए, सीपीआई, ओजीपीए में रहता है।
तो बताया है कि अगर किसी का 6.75 जो है सीजीपीए है तो 60% माना जाएगा। अगर किसी का 6.25 है उसका 55% माना जाएगा, और किसी का 5.75 है तो उसका 50% माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका सीजीपी इतना है तो इतना, मिनिमम आप इतना ध्यान रखिएगा कि 50%। आगे अगर बात करें आपके एग्जामिनेशन का मोड क्या रहने वाला है, तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है, कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। फिर अगर बात करें कौन कौन से पैटर्न के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो सबसे पहले तो प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, एलपीटी। ठीक है, अगर बात करें प्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे कितने मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन है वो कितना रहने वाला है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ 30 है, और मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 रहने वाला है। यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला है, और 20 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। यानी 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे इंग्लिश के। आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, और उसके लिए आपको मैथ्स के 35 क्वेश्चन करने होंगे, और उसके लिए आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन अगर देखें तो 35 रहने वाला है, और उसका वेटेज जो है 35 ही रहेगा, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलने वाला है। यानी टोटल अगर आप जोड़े तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलने वाला है। ये तो हो गया आपका प्री का। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, प्री में आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, उसके बाद मैथ पूछा जाएगा, और रीजनिंग पूछा जाएगा। आगे आप यहाँ पे आएंगे, मेंस का देखेंगे कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो मेंस में आप रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, जीए और कंप्यूटर का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 135 मिनट मिलने वाला है। जो रीजनिंग है उसके 40 क्वेश्चन होंगे, और उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको 40 मार्क्स मिलेगा। न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन रहने वाला है, और 40 मार्क्स इसके लिए भी मिलने वाला है आपको। अगर जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की, 40 क्वेश्चन रहेगा, और आपको 40 यहाँ पे मार्क्स मिलने वाला है। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा 40 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपको 30 मिनट मिलेगा 40 क्वेश्चन के लिए। मैथ्स के लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और 40 क्वेश्चन रहने वाला है। आपको जीए के लिए 25 मिनट मिलेगा, और उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। और आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलने वाला है। यानी टोटल देखें तो 2 घंटे 35 मिनट, माफ़ कीजिएगा, 2 घंटे 15 मिनट रहने वाला है। यानी 135 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 200, और नंबर ऑफ़ मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स। यानी 200 क्वेश्चन के लिए आपको 200 मार्क्स मिलेगा, और 135 मिनट उसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। अगर बात करें लैंग्वेज टेस्ट की, तो लैंग्वेज टेस्ट के लिए इन्होंने जो इनका एनेक्सर 4 है उसमें बताया है कि हाँ कौन कौन सा लैंग्वेज का आपसे टेस्ट होने वाला है। बेसिकली आप इतना ध्यान में रखिएगा कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो वहाँ पे लोग यूज करते हैं, उसी लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। तो ये रहा आपका लैंग्वेज टेस्ट का। आगे अगर बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि हाँ और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सेंटर को लेके ये है कि आपका जो सेंटर है, आप जो सेंटर चूज़ करेंगे तो वही मिलेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बच्चों का जो सेंटर है वो चेंज कर देती है आरबीआई या किसी भी एग्जामिनेशन में। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप लास्ट में फॉर्म भरते हैं, और वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर जैसे मान लेते हैं 15-20 बच्चे हो गए, अगर अगर कम पड़ रहा है, 15-20 बच्चे सीट से ज़्यादा है, तो उनका सेंटर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर जिस भी सेंटर में चाहिए, वहाँ पे आप पहले क्या करें कि अपना फॉर्म टाइम से भर लें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें कि लास्ट में हम फॉर्म भरेंगे। उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो चेंज हो सकता है। आगे बात करें आपको सैलरी क्या मिलने वाला है, तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है 20,700,
पर मंथ रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इंक्रीमेंट की बात करें कि हाँ कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे जब आपका टोटल, आपको ग्रैंड टोटल हाथ में जो मिलेगा वो मिलेगा 47,849 रुपये, यानी ये आपको इतना पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस का 15% अलग से मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करें फॉर्म फी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SC ST PWBD और एक सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपये का प्लस GST आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जनरल OBC और EWS को यहाँ पे 450 रुपये देने पड़ेंगे प्लस GST। ठीक है। स्टाफ जो RBI के हैं उनको किसी भी टाइप का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो ये तो रहा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आपका इम्पोर्टेंट डेट है कि कब से कब तक रहने वाला है, 13 सितंबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 के बीच में रहने वाला है। आपका जो प्री का एग्ज़ाम है उसका टेंटेटिव डेट क्या है, 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। मेंस का जो है वो 2 दिसंबर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।